स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th एग्रीकल्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मृदा के अंदर पोषक तत्व या पौधों के अंदर पोषक तत्व। तो इन पोषक तत्वों के अंदर हम लोग अब ये पढ़ रहे हैं कि इनके कार्य क्या क्या हैं। तो शुरुआत में मैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कार्य आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हम लोग कैल्शियम, पोटेशियम और इन चीज़ों के कार्य भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम के आज हम पढ़ेंगे और मैग्नीशियम के आज हम पढ़ेंगे। पोटेशियम और सल्फर के कार्य जो है मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्या है। तो कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि कैल्शियम जो है वो मृदा को प्राप्त कैसे होता है, पौधों को प्राप्त कैसे होता है। तो कैल्शियम की जो उपलब्धता है वो वास्तव में मृदा के अंदर होती है। वातावरण से कैल्शियम जो है, क्योंकि वातावरण के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसें तो प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन जो धातु हैं वो मृदा से ही प्राप्त होते हैं। कैल्शियम जो है वो वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मृदा के अंदर डाला जाता है, जो कि उर्वरक हम डालते हैं या मृदा को उपचारित करने के लिए जो पदार्थ डाले जाते हैं, जिनके अंदर चूना जो है वो मुख्य रूप से होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जब मृदा के अंदर चूना मिलाया जाता है तो वो कैल्शियम उस मृदा से पादपों को प्राप्त होता है। फिर वो कैल्शियम जो है क्या क्या कार्य करता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कैल्शियम का जो कार्य है वो आनुवांशिक गुण है। आनुवांशिक गुणों के लिए ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, आनुवांशिक गुण किनको कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि पादपों के अंदर जो पैतृक पादप होते हैं, पैतृक संतति होती है, उससे जो गुण आगे उनकी संतानों में जाते हैं वो आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक गुण जो है वो डीएनए, आरएनए के माध्यम से जनक पीढ़ी से संतति में जाते हैं। तो इन आनुवांशिक गुणों को प्रभावित करना और इन गुणों को आगे ले जाने के लिए जो उत्तरदायित्व है वो कैल्शियम का उसके अंदर मुख्य योगदान होता है। प्रोटोप्लाज्म के जलीयन को कम करना, जलीयन को इंग्लिश में हाइड्रेशन कहा जाता है। जलीयन का मतलब ये होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के साथ जुड़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसको कहा जाता है? कोशिका द्रव्य को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो उसके साथ जल के अणु जब जुड़ते हैं तो वो अणु जुड़ने के बाद में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म को प्रभावित करते हैं। तो उस जलीयन को या उसके हाइड्रेशन को कम करने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? कैल्शियम के द्वारा होती है। फिर इसके अलावा आपको पता होगा कि एंजाइम जो है बहुत सारे होते हैं, लाइपेज है ना, जाइमेज, इसके अलावा इन्वर्टेज, बहुत सारे एंजाइम हैं जो हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले जो एंजाइम हैं उनको उत्प्रेरित जो करते हैं वो क्या होते हैं? जो कुछ धातुएं हैं जो उनको उत्प्रेरित कर सकती हैं। ठीक है, तो उन एंजाइमों को सक्रिय करने का जो कार्य है वो किसका होता है? कैल्शियम का। विशेष तौर से अगर लाइपेज की हम बात करें तो लाइपेज का सक्रियण जो है वो किसके द्वारा होता है? कैल्शियम के द्वारा होता है। ठीक, फिर इसके बाद में पौधे की अवशोषण शक्ति को अधिक वर्णात्मक बनाना। अधिक वर्णात्मक का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टिव, यानी कि पादप जो है जो जिन चीजों का अधिशोषण करता है उनमें से वो सिलेक्टेड चीजों को ही अवशोषित करेगा, यानी कि जो हानिकारक है उनको वो अवशोषित ना करे। ठीक है, वातावरण से विषैली गैसें जो है उनका भी अवशोषण हो सकता है। भूमि के अंदर जो विषैले केमिकल्स हैं उनका भी अवशोषण हो सकता है। तो कैल्शियम जो है वो अवशोषण की वर्णात्मकता को या सिलेक्टिविटी को इंक्रीज करता है, वर्णात्मकता को बढ़ाता है। वर्णात्मकता बढ़ने से पादप जो है वो केवल सिलेक्टेड तत्वों को ही जो है वो आगे अवशोषित करेंगे। फिर उसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट संचालन। तो कार्बोहाइड्रेट संचालन का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः, क्योंकि उपस्थित होता ही है, याद कीजिए जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, इसके पादप के अंदर 4 तत्व जो है वो मुख्य
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उनमें से भी 3 जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट जो है पौधे के उस दिन परसेंटेज भी मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखवाया कि 96% भाग जो है वो किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो पौधे की पूरे शरीर को बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के संचालन में कौन सहायक होता है? कैल्शियम। बीज निर्माण को उत्साहित करना, तो पादप के अंदर जो उसका जब भोजन बनता है वो आपको पता होगा कि फलों में संचित होता है, और फलों में ही क्या होता है? पादपों के जो बीज निर्मित होते हैं। तो बीज निर्माण के अंदर जो है वो कैल्शियम है, बीज निर्माण को उत्साहित करता है। फिर इसके बाद में आता है कार्बोनिक एसिड। इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मूला इसका होता है H2CO3। कार्बोनिक अम्ल जो है उसके प्रभाव को उदासीन करता है। एक्चुअली में कार्बोनिक अम्ल बनता कैसे है? देखो, जो CO2 होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाती है, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड जो है वो अम्लीय प्रभाव पैदा करता है पादप के अंदर। अम्लीय प्रभाव पैदा होने से क्या होता है? मृदा में भी अम्लीयता बढ़ती है और पादप में भी अम्लीयता बढ़ती है, जिससे कि है पादप की जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो कैल्शियम जो है वो क्या करता है? इस H2CO3 से क्रिया करके CaCO3 बना लेता है, एक लवण का निर्माण करता है जो भी उदासीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके प्रभाव को भी कम कर देता है। ठीक है भाई, ये हमने कैल्शियम के कार्य कर लिए। ये मुख्य कार्य मैंने लिखवाए हैं आपको, काफी सारे हैं वैसे तो, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करते हैं। फिर इसके बाद में आता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है जो पादप में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट कैसे है? तो इंपॉर्टेंट ये ऐसे है कि आपको पता होगा जो मनुष्य का रक्त है, रक्त के अंदर एक यौगिक पाया जाता है जिसको आप क्या बोलते हो? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है, कौन सी? आयरन। आयरन पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। क्या पाया जाता है? आयरन, Fe। ऐसे ही पादपों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को आप हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित। और पर्णहरित जो है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में आयरन और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। मैं आपको ये भी बता दूं कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल जो है इनकी जो संरचनाएं हैं आपस में लगभग समान होती हैं, एक जैसी होती हैं। बस आयरन का और मैग्नीशियम का एक तो फर्क है इसमें, और थोड़ा बहुत इसमें कोई स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो ये याद रखना आपको कि हीमोग्लोबिन में कौन पाया जाता है? Fe या आयरन। और क्लोरोफिल में कौन पाया जाता है? मैग्नीशियम। यानी कि पौधे हरे जो होते हैं, पत्तियां हरी होती हैं, वो हरा रंग वास्तव में मैग्नीशियम के ही कारण आता है। उसमें क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरी होती हैं, पर्णहरित के कारण। वो रंग जो है इसमें मैग्नीशियम के कारण आता है। तो कार्य देखिए, मैग्नीशियम के कार्य क्या है? क्लोरोफिल का या पर्णहरित का ये मुख्य अवयव होता है, मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है। दूसरा वही एंजाइमों के लिए ये एंजाइम वर्धक का कार्य करता है, यानी कि उनकी सक्रियता को बढ़ाता है। एंजाइम जो है वो वास्तव में क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, और उत्प्रेरकों की सक्रियता को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं
उनको उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। तो ये सक्रियताओं को बढ़ाता है। पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक यानी कि पादप जो है जब पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं तो फिर उनका जो है अवशोषण करने के लिए मैग्नीशियम जो है वो उसमें सहायक होता है। बसीय अम्लों व तेलों के संश्लेषण में सहायक। तो इसका मतलब देखो क्या है कि आपने देखा होगा कि हम वनस्पति जो है उससे दो चीजें मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं हमें। एक तो घी प्राप्त होता है और एक तेल प्राप्त होता है। जैसे वनस्पति घी जो होता है वो वनस्पति पौधों से प्राप्त होता है, बिल्कुल इसी तरीके से तेल वनस्पति तेल जो है वो भी जैसे सरसों का तेल है वो भी तो पादपों से प्राप्त हुआ। तो घी जो है वो वास्तव में वसीय अम्ल ही है और तेल जो है वो है तो वसीय अम्ल, लेकिन घी की अपेक्षा इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो जो बंद होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इन दोनों का जो संश्लेषण है उसको कौन प्रेरित करता है? मैग्नीशियम। ठीक है, वसीय अम्लों और तेलों के संश्लेषण में ये सहायक होता है। क्रोमोसोम का मुख्य अवयव है। तो क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है? अनुवांशिकी की बात आती है ना। अनुवांशिकी, अनुवांशिकता के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार होता है? आपको पता है कि अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनको डीएनए या आरएनए कहा जाता है। डीएनए और आरएनए जो है वो अनुवांशिकता के लिए अगर उत्तरदायी हैं तो फिर इनको जो सक्रियता है ये क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। जिनमें डीएनए और आरएनए जो है वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। कोशिका जो होती है उसका केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार से धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, उन क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम का मुख्य अवयव जो है वो कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं का उत्प्रेरण। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो पौधे की उपापचय क्रिया होती हैं, यानी कि पौधे के अंदर होने वाली ऑक्सीकरण, अपचयन, इसके अलावा जैव रासायनिक क्रियाएं और इसके अलावा पौधे के अंदर भोजन के पाचन से संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो वो सारी की सारी रिएक्शन जो है किससे उत्प्रेरित होती हैं? मैग्नीशियम से उत्प्रेरित होती है। ठीक है भाई, तो ये आपका कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कार्य जो है वो आपने पढ़ लिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो किस प्रकार से पादपों के अंदर अपना योगदान जो है वो देते हैं, उनके पोषण में किस प्रकार से ये संबंधित होते हैं। तो अब हम आगे एक और एलिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गंधक के कार्य। गंधक जो है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, गंधक जो है उसकी जो उपलब्धता है वो भी पौधे को दो तरीके से हो सकती है। वातावरण के अंदर जो सल्फर की गैसें हैं वहां से भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है। इसके अलावा सल्फर की जो प्राप्ति है वो पौधे को मुख्यतः भूमि से या मृदा से ही होती है। तो मृदा से जब वो पौधे जो है वो सल्फर को ग्रहण करते हैं तो उनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं वो देखिए। सबसे पहला कार्य है कि पर्णहरित के बनने में सहायक। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि सल्फर जो है पर्णहरित की संरचना में कहीं पे भी इसका कोई रोल नहीं होता। मतलब जो उसकी संरचना है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, सल्फर जो है उसमें कहीं पे भी अधातु के रूप में उपस्थित नहीं होता। नाइट्रोजन जरूर होती है लेकिन सल्फर वहां नहीं होता। लेकिन पर्णहरित के बनने में सहायक जरूर होता है। इसके अलावा ये अमीनो अम्ल है सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिक। तो ये अमीनो अम्लों के निर्माण में भी सहायक होता है। उसके अंदर सल्फर जो है उनकी संरचना में शामिल होती है, तो वहां ये होता है।
पौधों की जड़ों में वृद्धि को जो बढ़ाता है, ये ना जड़ों के अंदर वृद्धि को उत्प्रेरित कर देता है और बीज बनने में सहायक होता है। जड़ों के अंदर ग्रंथियों का निर्माण जो है वो भी इन पादपों जो है वो सल्फर की मदद से या गंधक की मदद से ही होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जड़ों के अंदर ग्रंथियां कौन सी, तो दलहन फसलें जो होती हैं, दलहन फसलें जो हैं उनमें क्या होता है, जो पौधों की जड़ें होती हैं उनमें जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, जिनको हम नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु कहते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो है उनकी वजह से जड़ों के अंदर ग्रंथियां बनती हैं और उन ग्रंथियों के निर्माण में सल्फर जो है वो मुख्य योगदान देता है। फिर इसके बाद में तिलहन फसलें जो है जिनसे कि तेल निकाला जाता है, उसके अंदर वसा में वृद्धि जो है यानी कि तेल की मात्रा जो है उसमें वृद्धि हो जाती है सल्फर के कारण। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि पादप के ऊपर जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का आक्रमण होता है या कीट पतंगों का आक्रमण होता है, तो उससे क्या होता है कि पौधे जो हैं वो अपना बचाव आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, पाला सहने की जो क्षमता है वो भी जो है वो गंधक की उपस्थिति से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी पादप में बढ़ जाती है। चारे के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के अनुपात को क्या कर दिया जाता है, कम करता है। ये सल्फर जैसे जैसे सल्फर की मात्रा बढ़ेगी, नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात जो है वो कम होता जाएगा और नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात जो है जैसे जैसे कम होगा, चारे की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाएगी। तो चारे की गुणवत्ता बढ़ती है, समझ में आया ना? तो नाइट्रोजन सल्फर अनुपात जितना कम होगा, चारे की गुणवत्ता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये इसके कार्य हैं सल्फर के, ये आपको याद रख लेने हैं। ठीक है भाई, तो सल्फर के कार्य हमने पढ़ लिए। इसके अलावा आज हमने कैल्शियम के कार्य पढ़ लिए और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ लिया कि मैग्नीशियम के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। कल के वीडियो के अंदर हम जस्ता और तांबे के बारे में और बोरॉन के बारे में पढ़ेंगे। अभी काफी सारे एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट जो है उसके कुछ विशेष कार्य होते हैं और कुछ सामान्य कार्य होते हैं। विशेष कार्य तो वो होंगे जिनसे क्या होगा, केवल उसी तत्व से वो संबंधित होंगे। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल की संरचना में अपना जो है उसका मुख्य रोल होता है। तो इसका मतलब वो कार्य सिर्फ मैग्नीशियम का ही है, उसमें ना तो कॉपर आएगा, ना सल्फर आएगी, ना कोई और एलिमेंट आएगा और कोई धातु उसमें नहीं होगी। तो वो उसका विशेष कार्य है। और कुछ कार्य सामान्य है, जैसे कि पादप की वृद्धि में सहायक। तो वृद्धि में सहायक सारे पोषक तत्व वृद्धि में सहायक है, वो उसके सामान्य कार्य है। तो इस तरीके से आपको याद ये रखना है कि किसी भी तत्व के विशेष कार्य कौन कौन से हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं, ताकि उस कार्य से फिर उस एलिमेंट की जो है वो पहचान होती है। ठीक है भाई, तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और तत्वों